हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पाए हो। आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं मार्च 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था डीएसएसबी का, उसी को दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। और दोस्तों उस एग्ज़ाम का हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान वाला सेक्शन। ठीक है, जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे दोस्तों हम लोग जीके बोलते हैं। ठीक है। और दोस्तों जो स्टूडेंट आज पहली बार आए हैं उनको मैं बता देता हूं कि मेरा नाम है सौरभ, और दोस्तों मैं आप लोगों को करा रहा हूं डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर प्लस दोस्तों करंट ईयर पेपर। तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग दोस्तों अपनी जर्नी को मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। और दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करना है, अदरवाइज दोस्तों आपको सब्सक्राइब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है जनवरी 2024 में भारत के पहले एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह एक्सपो सैट द्वारा किस अवशेष को कैप्चर किया गया था। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जनवरी 2024 में एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह ने किस अवशेष को कैप्चर किया था। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह होता क्या है। तो दोस्तों एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा दोस्तों इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है। और दोस्तों इसे कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों इसे लॉन्च किया गया था 1 जनवरी, याद रखना 1 जनवरी 2024 को दोस्तों एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह को लॉन्च किया गया था। ठीक है। अच्छा, और दोस्तों एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह को पीएसएलवी रॉकेट पे दोस्तों लॉन्च किया गया था। किस पर किया गया था? पीएसएलवी रॉकेट पे दोस्तों एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह को लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखोगे दोस्तों। आपके एग्जाम में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं जो आ चुका है, इसी से दोस्तों मिला जुला करके क्वेश्चंस पूछेगा। इसलिए दोस्तों इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी के सभी क्वेश्चंस दोस्तों मैं आप लोगों को करा के चल रहा हूं, ताकि आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग छोड़ करके ना आओ। ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा था? तो दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा था कि जनवरी 2024 में एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह ने किस अवशेष को कैप्चर किया था। तो दोस्तों याद रखना कि इसने कैप्चर किया था अधीन 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 वो तारा को। किसे किया था? अधीन व तारा को दोस्तों इसने कैप्चर किया था सबसे पहले। ठीक है, तो दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है उल्का, गलत हो गया। सेकंड में लिखा है धूमकेतु, गलत हो गया। थर्ड में लिखा है सूर्य, ये भी गलत हो गया। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है अधीन व तारा। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया? मैंने बताया कि एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह को इसरो ने लॉन्च किया था। किसने किया था? इसरो ने लॉन्च किया था। और कब किया था? 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया था। ठीक है। और दोस्तों किस रॉकेट पे किया था? तो दोस्तों पीएसएलवी रॉकेट पे लॉन्च किया था। ठीक है। और दोस्तों इसने सबसे पहले किसे कैप्चर किया था? तो दोस्तों इसने कैप्चर किया था अधीन व तारा को। किसे किया था? अधीन व तारा को दोस्तों इसने कैप्चर किया था। ठीक है, आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है भारतीय एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए जाने जाने वाला वन्य जीव अभयारण्य है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि भारत में एक सींग वाले जो गैंडे हैं उनका संरक्षण कहां पर किया जाता है। मतलब कि जो एक सींग वाले गैंडे हैं उनका निवास स्थान कहां पर है। तो दोस्तों याद रखना जो एक सींग वाले गैंडे हैं उनका निवास स्थान है दोस्तों काजीरंगा। क्या है? काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय, याद रखना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों यहां पर एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं उनका निवास स्थान है। ठीक है, कहां पर है?
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों एक सींग वाले गैंडे रहते हैं, ठीक है। और दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर, तो दोस्तों ये है आपका असम में। कहां पर है, असम में, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, असम में। कहां पे है, असम में, ठीक है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कौन रहता है, एक सींग वाले गैंडे रहते हैं, ठीक है, याद रखोगे। अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में दे रखा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है जिम कॉर्बेट, गलत हो गया। सेकंड में लिखा है रड्डे, गलत हो गया। थर्ड में लिखा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है पशुपादप में रज्जुकी संघ की परिभाषित विशेषता क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है। कैसे है, होमवर्क में दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि दोस्तों मैंने ये सेम क्वेश्चंस आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर में ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मुझे कहां दोगे, कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर याद है तो आप लोग मुझे कहां दोगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है कौन सी भाषा जिसे अक्सर शास्त्रीय भाषा माना जाता है भारतीय भाषाओं में सबसे पुरानी साहित्य परंपरा है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा माना जाता है और दोस्तों भारतीय भाषाओं में सबसे पुरानी साहित्यिक परंपरा रही है। तो दोस्तों उस भाषा का नाम है संस्कृत। क्या नाम है, संस्कृत भाषा को दोस्तों सबसे पुरानी भाषा माना जाता है। और कौन सी भाषा है वो, साहित्यिक भाषा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर पे जब पूजा पाठ होता है तो पंडित जी बुलाए जाते हैं। अब दोस्तों जो पंडित जी आते हैं जो मंत्र पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, संस्कृत में दोस्तों मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, शास्त्रीय भाषा लिखा। जैसे ही आपने देखा था शास्त्रीय तो समझ जाना चाहिए था कि इसका आंसर क्या होगा, संस्कृत इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। आई होप दोस्तों इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब चेक करो दोस्तों कि किस ऑप्शन में संस्कृत दे रखा है, तो मैं रफ कर देता हूं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है पाली, गलत हो गया। सेकंड में लिखा है उड़िया, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है दोस्तों संस्कृत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो कौन सा आंसर निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आपको जाना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम पे ग्रुप है दोस्तों, ठीक है। उस पर जाना, सर्च करना सौरभ, क्या सर्च करोगे, सौरभ आइकॉनिक क्लासेस, क्या सर्च करोगे, सौरभ आइकॉनिक क्लासेस आप लोग सर्च करना, आपको मिल जाएगा चैनल, ठीक है। वहां पर दोस्तों आप लोगों को सभी की सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, ठीक है। जिससे दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और दोस्तों बाद में क्वेश्चंस को रीड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि एडिशनल यूनिट बनाते टाइम जो कॉस्ट लगती है उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं कि अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते समय जो लागत लगती है उस लागत को क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैंने मार्कर बनाया, क्या बनाया, मार्कर बनाया, ठीक है। और दोस्तों मार्कर बनाने की जो लागत आई वो आ रही है 10 रुपए। कितनी आ रही है, 10 रुपए आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों मैं बनाना चाहता हूं पेन, क्या बनाना चाहता हूं, एक पेन बनाना चाहता हूं। पहले मैं क्या बना रहा था, मार्कर बना रहा था, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या बना रहा हूं, पेन बनाने की सोच रहा हूं, ठीक है। मतलब कि दोस्तों मैं एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बना रहा हूं। अब दोस्तों मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाऊंगा तो क्या लगेगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगेगी, मतलब कि लागत भी लगेगी। तो मान लो कि पेन बनाने में कितनी लागत लग रही है, 5 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ मार्कर और पेन बनाने में टोटल लागत कितनी लग रही है, तो आप कहोगे 15 रुपए लग रही है। कितनी लग रही है, 15 रुपए टोटल लागत लग रही है, ठीक है। अच्छा अब देखो जब दोस्तों मैं सिर्फ मार्कर बना रहा था
तब कॉस्ट कितनी थी, सिर्फ 10 रुपए थी। कितनी थी, 10 रुपए थी। जैसे ही दोस्तों मैंने एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाया, एडिशनल यूनिट का प्रोड्यूस किया, तो मेरे 5 रुपए एक्स्ट्रा लगने लगे हैं। तो दोस्तों ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इसे बोलते हैं सीमांत लागत। क्या बोलते हैं, सीमांत लागत बोलते हैं। ठीक है, याद रखोगे, क्या बोलते हैं, सीमांत लागत बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल। मार्जिनल, मैं यहाँ पे लिखता हूं मार्जिनल। ठीक है, क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सीमांत लागत। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है क्या, सीमांत लागत, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आसान सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने अभी कराया है, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। कहाँ का है, इकोनॉमिक्स का दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। जिसके पास 11th-12th में इको थी, उन लोगों को दोस्तों इसका आंसर अच्छे से पता होगा। ठीक है, और जिनके पास इकोनॉमिक्स नहीं थी उनको इसका आंसर शायद नहीं पता होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैंने फिर भी आप लोगों को अच्छे से बता दिया है कि सीमांत लागत क्या होती। बाकी कॉस्ट भी मैं बता देता हूं एक बार। नीचे क्या लिखा है, निश्चित लागत, इसे बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इंग्लिश में। ठीक है, अच्छा क्या होती है ये, इसका मतलब होता है दोस्तों कि प्रोडक्ट बनाते टाइम जो कॉस्ट लग रही है वो 100% लगेगी, फिक्स्ड है, चाहे आप प्रोडक्ट बनाओ या फिर मत बनाओ। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, आपकी ये फैक्ट्री है। क्या है, फैक्ट्री है। ठीक है, और दोस्तों यहां पर आप क्या करते हो, उत्पादन करते हो, मतलब कि प्रोडक्शन करते हो। ठीक है, अब मान लो आज आप लोगों ने प्रोडक्शन नहीं किया, दूसरे दिन भी आपने प्रोडक्शन नहीं किया, तो दोस्तों आप लोगों ने 2 दिन तक प्रोडक्शन नहीं किया। अब दोस्तों आप लोगों ने 2 दिन तक प्रोडक्शन नहीं किया, तो यहां पर जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री का जो रेंट जा रहा है, मतलब कि किराया जा रहा है, क्या दोस्तों 2 दिन का किराया नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मतलब कि आप चाहे काम करो या फिर ना करो, ये रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। मतलब कि रेंट क्या है, 100% आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, मतलब कि निश्चित लागत बोलते हैं, जो लगनी ही लगनी है, चाहे आप काम करो या फिर ना करो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर थर्ड में क्या लिखा है, थर्ड में लिखा है कुल लागत, इसे बोलते हैं टोटल कॉस्ट। क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि आपने जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं, आपने जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं उन सभी का क्या कर दो, सम कर दो, मतलब कि जोड़ दोगे। ठीक है, जोड़ दोगे सभी चीजों को, मतलब जितनी भी कॉस्ट आ रही है सबको जोड़ दोगे, तो क्या निकल के आ जाएगी, कुल लागत निकल के आ जाएगी, मतलब कि टोटल कॉस्ट निकल करके आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखो लास्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट ऑप्शन में लिखा है औसत लागत, इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों एवरेज कॉस्ट। क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये क्या है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है औसत, मतलब कि जितनी भी कॉस्ट आई है, जितनी भी कॉस्ट आई है उसे हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो औसत निकल के आ जाता है। दोस्तों इस कॉस्ट की जरूरत इसलिए पड़ती है कि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है कभी महंगा होता है, कभी सस्ता मिलता है। अब दोस्तों कभी महंगा मिल रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दोगे। अगर दोस्तों बार बार आप प्रोडक्ट का प्राइस घटाओगे बढ़ाओगे, तो आपका जो मार्केट है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस बार बार घटा नहीं सकते, बार बार बढ़ा भी नहीं सकते। ठीक है, इसलिए दोस्तों जितनी भी कंपनी होती है, जितनी फर्म होती है, वो क्या करती हैं, अपनी एवरेज कॉस्ट निकाल के चलती हैं। ठीक है, कि उनकी क्या एवरेज कॉस्ट आ रही है, क्योंकि दोस्तों रॉ मटेरियल का प्राइस कभी घटता रहता है, कभी बढ़ता रहता है। ठीक है, उस वजह से दोस्तों क्या होता है, एवरेज कॉस्ट निकाल करके चलते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको चारों कॉस्ट समझ में आई होंगी। ठीक है, पहली थी सीमांत लागत, सेकंड थी निश्चित लागत, और थर्ड थी कुल लागत, और फोर्थ थी औसत लागत। और दोस्तों इस क्वेश्चन में जो आंसर बना था वो क्या था, फर्स्ट ऑप्शन था, मतलब कि सीमांत लागत था। ठीक है, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है हर 2 वर्ष में कम से कम एक बार हरियाणा की पूरी आबादी के लिए व्यापक स्वास्थ्य जांच करने के लिए डैश का उद्घाटन किया गया था। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि हर 2 वर्ष में हरियाणा की जितनी भी आबादी है सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। तो दोस्तों एक पॉलिसी आई थी, एक पॉलिसी आई थी 29 नवंबर को, याद रखना 29 नवंबर
2022 को दोस्तों एक पॉलिसी आई थी, जिसके अंदर हरियाणा में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की 2 साल में, कितने साल में, 2 साल में दोस्तों एक बार स्वास्थ्य जांच की जाएगी। मतलब कि दोस्तों 29 नवंबर 2022 को एक पॉलिसी आई थी। उस पॉलिसी के अंदर क्या था कि हरियाणा में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की 2 साल में दोस्तों एक बार स्वास्थ्य जांच की जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों इस पॉलिसी का नाम क्या था? तो दोस्तों इस पॉलिसी का नाम था निरोगी, याद रखना, निरोगी, निरोगी हरियाणा योजना। क्या था? निरोगी हरियाणा योजना दोस्तों इस पॉलिसी का नाम था। ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों इस पॉलिसी को लागू किसने किया था? तो दोस्तों इस पॉलिसी को लागू किया था माननीय राष्ट्रपति श्रीमती, याद रखना हमारी जो राष्ट्रपति है कौन है? श्रीमती, श्रीमती द्रौपदी, द्रौपदी, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। इन्होंने दोस्तों इस पॉलिसी को लागू किया था। ठीक है। याद रखोगे मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों इस पॉलिसी को लागू किया था। ठीक है। और कब लागू किया था? 29 नवंबर 2022 को लागू किया था। ठीक है। और दोस्तों इस पॉलिसी का नाम क्या था? इस पॉलिसी का नाम था निरोगी हरियाणा योजना। ठीक है। क्या था? निरोगी हरियाणा योजना। अब दोस्तों चेक करो ऑप्शन में कहां पर दे रखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है हरियाणा स्वास्थ्य जांच योजना, गलत हो गया। सेकंड में लिखा है स्वस्थ हरियाणा योजना, गलत हो गया। थर्ड में लिखा है आरोग्य, ये भी गलत हो गया। दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है निरोगी हरियाणा योजना। मतलब कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहीं पे लिखा है निरोगी हरियाणा योजना। इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? हमारा सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है। याद रखोगे ये पॉलिसी कब आई थी? 29 नवंबर 2022 को पॉलिसी आई थी। ठीक है, 2022 को। और दोस्तों किसने लागू किया था? तो दोस्तों इसे लागू किया था माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों इसे लागू किया था। ठीक है। आपको दोस्तों याद होनी चाहिए सारी चीजें, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि दोस्तों इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। इस वजह से दोस्तों आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति एसटी किस राज्य से संबंधित है? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या जो अनुसूचित जनजाति से है वो किस राज्य से संबंधित है। मतलब कि किस राज्य में अनुसूचित जनजाति ज्यादा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में, याद रखना मध्य प्रदेश में दोस्तों एसटी की जनसंख्या ज्यादा है। मतलब कि अनुसूचित जनजाति की संख्या ज्यादा है। कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब दोस्तों चेक करो कि मध्य प्रदेश किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है झारखंड, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है छत्तीसगढ़, गलत हो गया। अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहीं पे लिखा है मध्य प्रदेश। ठीक है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है। और दोस्तों जिन्हें इंग्लिश में रीड करना है वो लोग क्वेश्चन नंबर 7 यहां से रीड कर सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों इसका भी जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा। ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ क्या लिखा है? मध्य प्रदेश लिखा है। क्लियर है? अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है अर्थशास्त्र में ह्रासमान प्रतिफल नियम संदर्भित करता है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि अर्थशास्त्र में ह्रासमान प्रतिफल का नियम क्या बताता है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र में ह्रासमान प्रतिफल का नियम बताता है कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु का ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे तो उसके प्रति आपकी जो इच्छा है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको दोस्तों बहुत तेज से भूख लगी है। क्या लगी है? भूख लगी है। ठीक है। और दोस्तों आपकी मम्मी ने आपका फेवरेट खाना बना के रखा है। जैसे कि दोस्तों मेरा फेवरेट खाना है आलू के पराठे। ठीक है। तो मान लो कि मम्मी ने आलू के पराठे बना के रखे हैं। ठीक है। अब दोस्तों आलू के पराठे मम्मी ने बना के रखे हैं और दोस्तों मुझे बहुत तेज से भूख लगी है।
तो दोस्तों जब मैं पराठा खाने जाऊँगा, तो जैसे ही दोस्तों पहला कौर खाऊँगा पराठे का, तो दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही सुकून मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत तेज़ से भूख लगी थी। और दोस्तों जैसे ही मैं दूसरा पराठा खाऊँगा, तो मेरे मन में ये आएगा कि आज तो मैं दोस्तों 6-7 पराठे खा जाऊँगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में भूख बहुत तेज़ लगी है, तो मेरे मन में ये आएगा स्वादिष्ट पराठे हैं, आज मैं 6-7 पराठे खा जाऊँगा, ठीक है? अब मान लो कि मैंने पहला पराठा खा लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं दोस्तों मैंने कहा एक और पराठा लेके आओ, मम्मी ने दूसरा पराठा भेज दिया, मैंने दूसरा भी खा लिया और मज़ा आया। तीसरा भी खा लिया मैंने दोस्तों, ठीक है? मज़ा आया। ठीक है, अब दोस्तों मेरे पास चौथा पराठा आता है, लेकिन दोस्तों चौथे पराठे का मैं आधा भाग ही खाता हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों मेरा जो पेट है वो दोस्तों भरने लगा है। अब मान लो मैंने आधा पराठा तो खा लिया, पेट पूरा भर गया, आधा बचा होगा। अब मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं 5-6 पराठे खा जाऊँगा। अब मेरी थाली में आधा पराठा पड़ा है, मैंने दोस्तों उसको भी बचा हुए पराठों को भी खा लिया, ठीक है? मतलब टोटल कितने खा लिए मैंने? 4 पराठे खा लिए, ठीक है? अब मम्मी ने 1 पराठा और भेज दिया, 5वां, ठीक है? अब दोस्तों मैं इसे खाने चल रहा हूँ। अब मैं इसे जैसे-तैसे करके खा लूँगा, मान लो ये भी खा गया मैं, ठीक है? अब कितने खा लिए? 5 पराठे खा लिए। अब दोस्तों मम्मी ने छठा पराठा ही भेज दिया। अब दोस्तों जैसे ही मेरी थाली में छठा पराठा आएगा, तो दोस्तों उस पराठे के प्रति मेरी इच्छा जो खाने की है, वो दोस्तों नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी मैं 5 पराठे खा चुका हूँ। मतलब कि छठा पराठा खाने की मेरी जो इच्छा है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम मतलब कि दोस्तों जैसे-जैसे मैं पराठा खाता गया, वैसे-वैसे दोस्तों पराठे के प्रति मेरी इच्छा जो थी, वो कम होती चली गई। कैसे होती चली गई? कम होती चली गई, ठीक है? इसका मतलब है दोस्तों कि किसी वस्तु का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे, तो दोस्तों उस वस्तु के प्रति आपकी इच्छा क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी, ठीक है? और दोस्तों ये कौन बताता है? ये बताता है दोस्तों हिरासमान प्रतिबल का नियम बताता है कि जैसे-जैसे आप किसी वस्तु का यूज़ करते चले जाओगे, उसके प्रति आपकी इच्छा क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी, ठीक है? अब चेक करो किस ऑप्शन में ऐसा लिखा है? तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है प्रत्येक अतिरिक्त इनपुट के साथ आउटपुट में कमी। मतलब कि दोस्तों जैसे जैसे मैं अतिरिक्त इनपुट को लूंगा वैसे वैसे दोस्तों आउटपुट में क्या रहेगी? कमी रहेगी। जैसा कि दोस्तों अभी हम लोगों ने 5 पराठे खाए थे। कितने खाए थे? 5। और छठा पराठा दोस्तों आया था हमारी थाली में, तो दोस्तों हमने इस पराठे को नहीं खाया था। अगर दोस्तों मैं इस पराठे को खा लेता, मतलब कि छठे पराठे को अगर मैं खा लेता, तो दोस्तों क्या होता? सारा का सारा माल पानी बाहर आ जाता। बाहर आने का मतलब है कि दोस्तों वॉमिटिंग हो जाती। अब दोस्तों वॉमिटिंग हो जाएगी तो क्या होगा? मेरे बॉडी की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, मतलब कि कम हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों जब पहला पराठा खाया था, तब दोस्तों मुझे एनर्जी मिली थी पहले पराठे खाने से, ठीक है? अब जबकि मैं छठा पराठा खा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? एनर्जी कम हो रही, मतलब कि नेगेटिव में जा रही है, माइनस में जा रही है, ठीक है? इसका मतलब है दोस्तों कि जैसे-जैसे मैंने पराठा बढ़ा रहा हूँ, वैसे-वैसे दोस्तों आउटपुट क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। मतलब कि जो एनर्जी वो क्या होती जा रही है? डाउन हो जा रही है। इसका मतलब दोस्तों कि जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन में जो लिखा है, वो बातें बिल्कुल सही लिखी हैं। इनपुट को बढ़ाओगे तो आउटपुट में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, ठीक है? इसका मतलब है कि जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों वो क्या हो गया? सही हो गया। अब दोस्तों हम सेकंड ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। क्या लिखा है? प्रत्येक अतिरिक्त इनपुट के साथ निरंतर आउटपुट आएगा, गलत हो गया। थर्ड में लिखा है इनपुट और आउटपुट के बीच किसी भी संबंध की अनुपस्थिति, गलत हो गया। फोर्थ में क्या लिखा है? फोर्थ में लिखा है प्रत्येक अतिरिक्त इनपुट के साथ आउटपुट में वृद्धि। तो दोस्तों ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड भी गलत है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया? मेरा सही आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है? अगर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से क्लियर हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे? इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करोगे, ठीक है? अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है? तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है जून 2023 में किस भारतीय संस्थान ने जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में दिशा निर्देशों का एक सेट जारी किया? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जून 2023 में दिशा निर्देशों का एक सेट जारी किया गया था। वो सेट दोस्तों किसने जारी किया था? तो दोस्तों याद रखोगे नैसकॉम ने, किसने किया था? नैसकॉम ने दोस्तों ये सेट जारी किया था। नैसकॉम दोस्तों एक कंपनी है, इसी कंपनी ने दोस्तों क्या किया था? ये सेट जारी किया था, ठीक है? अब दोस्तों चेक करो कि नैसकॉम किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही लिखा है नैसकॉम।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है राधा स्वामी सत्संग के नाम से जाना जाने वाला धार्मिक आंदोलन निम्न के द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर निम्न नहीं होगा, यहाँ पर निम्न होगा। क्या होगा, निम्न होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, क्या होगा, निम्न होगा। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि राधा स्वामी सत्संग जो धार्मिक आंदोलन था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों याद रखना, राधा स्वामी सत्संग स्थापित किया गया था शिव दयाल सिंह। दोस्तों शिव दयाल सिंह ने राधा स्वामी सत्संग स्थापित किया था। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में शिव दयाल सिंह दे रखा है, तो चेक करते हैं एक बार। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है रामकृष्ण, गलत हो गया। सेकंड में लिखा है दोस्तों शिवदयाल सिंह, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहीं पे लिखा है शिवदयाल सिंह, बाकी थर्ड ऑप्शन गलत है और फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया, सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, प्रेसिडेंट के द्वारा, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा दोस्तों अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, जो भी दोस्तों फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन होते हैं उन्हें दोस्तों प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, मतलब कि दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब चेक करो दोस्तों किस ऑप्शन में राष्ट्रपति दे रखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन लिखा भारत के मुख्य न्यायाधीश, गलत हो गया। सेकंड लोकसभा, गलत हो गया। थर्ड प्रधानमंत्री, गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन में लिखा है राष्ट्रपति, मतलब कि प्रेसिडेंट। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, हिंदी में भी ऑप्शन नंबर 4 है और दोस्तों अंग्रेजी में भी ऑप्शन नंबर 4 ही सही आंसर है। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट द्वारा दोस्तों अपॉइंट किया जाता है। किसे, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, याद रखोगे। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संतुलन सुनिश्चित करती है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की वो कौन सी विशेषताएं हैं जो केंद्र सरकार और दोस्तों राज्य सरकार के बीच में संतुलन स्थापित करती है। तो दोस्तों याद रखना, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार और दोस्तों राज्य सरकार, इन दोनों की जो पावर है, इन दोनों की जो पावर दोस्तों उनको क्या कर रखा है, बांट रखा है, ताकि दोस्तों केंद्र सरकार का कोई काम हो तो उसमें राज्य सरकार टांग ना अड़ाए और दोस्तों राज्य सरकार का कोई काम हो तो केंद्र सरकार कोई भी टांग ना अड़ाए। ठीक है, इसलिए दोस्तों इन दोनों की पावर को अलग अलग कर रखा है। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में इनकी पावर को अलग अलग कर रखा है। जिस ऑप्शन में दोस्तों इनकी पावर को अलग अलग कर रखा होगा वही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, अब दोस्तों चेक करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय गलत हो गया, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो सर्वोच्च न्यायालय तो आएगा ही नहीं। ठीक है, अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन चेक करो। सेकंड ऑप्शन में लिखा है कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, गलत हो गया। इसमें कहीं पर भी विभाजन की बात नहीं की गई, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है सभी भारतीयों के लिए एकल नागरिकता। अब दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार में नागरिकता कोई काम ही नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हमारा बचा है लास्ट ऑप्शन, पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है शक्तियों के विभाजन के साथ संघीय संरचना। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, मतलब कि पावर को अलग अलग किया जा रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है
काला घोड़ा कला महोत्सव किस शहर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है जो कला और सांस्कृतिक के अपने जीवंत प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि काला घोड़ा जो कला महोत्सव है वो किस शहर में मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। काला घोड़ा कला महोत्सव ये दोस्तों मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर? मुंबई में दोस्तों इसे मनाया जाता है। ठीक है, लिख देता हूँ हिंदी में अभी, मुंबई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर काला घोड़ा कला महोत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में है। फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है? तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कोलकाता, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है मुंबई, तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है दिसंबर 2023 में किस भारतीय राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती थी। मतलब कि दोस्तों दिसंबर 2023 में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर चैंपियनशिप लीग थी, वो किस राज्य ने जीती थी? दोस्तों याद रखना ये लीग जीती थी पंजाब ने। किसने? पंजाब ने दोस्तों 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता था। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में पंजाब दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है केरल, गलत हो गया। अब दोस्तों हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड को और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है पंजाब, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, बाकी दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो गया, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 भी क्या है? गलत है, तमिलनाडु। तो क्या आंसर निकल के आ रहा है? आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड पंजाब। क्या निकल के आ रहा है? पंजाब। ठीक है दोस्तों, पंजाब ने ही 13वीं हॉकी चैंपियनशिप 2023 को जीता था। ठीक है, याद रखोगे। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चिटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वह कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जिसे दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चिटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखना उनका नाम है सूर्य 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 सेन। दोस्तों सूर्य सेन को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चिटगांव शस्त्रागार के छापे का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, किसे जाना जाता है? सूर्य सेन को दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में सूर्य सेन दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही लिखा है सूर्य सेन, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन ही बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। क्लियर है? अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है किस प्रशंसित कलाकार ने अपनी कलात्मक यात्रा में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए माई लाइफ इन आर्ट नाम की आत्मकथा लिखी थी। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वह कौन सा प्रशंसित कलाकार है जिसने दोस्तों माई लाइफ इन आर्ट नाम की आत्मकथा लिखी थी। तो दोस्तों याद रखना उनका नाम है कॉन्स्टेंटिन। क्या नाम है? कॉन्स्टेंटिन 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 स्टैनी स्टैनी इस्ला इस्लावस्की। ठीक है, ये नाम है उनका। ठीक है, आप लोग पढ़ लेना भाई, मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ उनका नाम। ठीक है, ऑप्शन दिखा देता हूँ आप लोगों को कहाँ पे है। तो दोस्तों चेक करते हैं कहाँ पे है ये नाम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है फ्रीडा, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है कॉन्स्टेंटिन। मतलब कि दोस्तों जो यहाँ पे लिखा है वही दोस्तों कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया? सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप दोस्तों ये नाम आप लोग याद रखोगे, क्योंकि भैया मेरे से तो नाम याद हो नहीं रहा है, क्योंकि अजीब सा तो नाम है इनका यार। इंडिया वाले होते तो अच्छा नाम रखते हैं, ये बाहर के लोग अजीब अजीब नाम रख लेते हैं। ठीक है,
बट कोई बात नहीं, आपको डीएसएसबी एग्जाम निकालना है तो दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कोशिकीय श्वसन के माध्यम से एटीपी के उत्पादन के लिए कौन सा अंगक जिम्मेदार है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि कोशिकीय श्वसन के माध्यम से एटीपी के उत्पादन के लिए कौन सा अंगक जिम्मेदार है। तो दोस्तों याद रखना, इसका जिम्मेदार होता है सूत्र कणिका। कौन होता है? सूत्र कणिका दोस्तों जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब दोस्तों ऑप्शन में चेक करो कहां पर दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है नाभिक, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है सूत्र कणिका। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। और दोस्तों जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं वो लोग यहाँ से रीड कर लेंगे। और दोस्तों इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मिटोसिस। क्या बनेगा? मिटोसिस बनेगा, ठीक है। ये दोस्तों इंग्लिश में हो गया मिटोसिस। और हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं सूत्र कणिका बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है समाज सेवा और आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए समर्पित रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। मतलब कि दोस्तों ये पूछ रहा है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों याद रखना, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी स्वामी विवेकानंद जी। कौन थे? स्वामी विवेकानंद दोस्तों रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। दोस्तों ये क्वेश्चन मॉर्निंग वाली शिफ्ट में भी पूछा गया था। मतलब कि दोस्तों सेम क्वेश्चन रामकृष्ण मिशन वाला ही क्वेश्चन था और उसका आंसर भी दोस्तों स्वामी विवेकानंद ही था। ये क्वेश्चन दोस्तों मॉर्निंग वाली शिफ्ट में भी पूछा गया था। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी मॉर्निंग वाली शिफ्ट वाली क्लास देखी होगी उनको पता होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही था दोस्तों ये, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने डीएसएसपी मार्च 2024 में जो एग्जाम हुआ था मॉर्निंग की शिफ्ट में, वो भी पेपर दोस्तों मैंने करा रखा है। जिन स्टूडेंट्स ने वो पेपर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना और वहां पे दोस्तों वो आपको मिल जाएगा, तो आप लोग अच्छे से उसे देख लेना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही होगा, मतलब कि मॉर्निंग की शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया है और सेकंड शिफ्ट में दोस्तों यही क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब दोस्तों चेक करो कि स्वामी विवेकानंद किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है रामकृष्ण, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती, गलत हो गया। तो दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया? सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी याद रहेगा। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है भारत में केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी कौन है। मतलब कि दोस्तों ये कहना चाहता है कि भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका मुख्य कार्यकारी कौन है। तो दोस्तों याद रखना, केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य कार्यकारी होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में राष्ट्रपति दे रखा है। जिस ऑप्शन में दोस्तों दे रखा है वही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में लिखा है मुख्य सचिव, गलत हो गया। सेकंड मुख्यमंत्री, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है भारत के राष्ट्रपति, मतलब कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ही बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है भारतीय राज्य असम में मुख्य रूप से अनुभव होता है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि भारतीय राज्य असम में सबसे ज्यादा क्या अनुभव किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना, असम के अंदर वर्षा वन जलवायु सबसे ज्यादा दोस्तों अनुभव किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में है। तो फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों लिखा है रेगिस्तान जलवायु, गलत हो गया। सेकंड में लिखा है अल्पाइन जलवायु, तो दोस्तों गलत हो गया। थर्ड में लिखा है आर्कटिक जलवायु, ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन में दोस्तों लिखा है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जलवायु। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने जीके के 20 क्वेश्चन सॉल्व
कर लिए हैं। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक समझ में आया है तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे, आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।